नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सज्जनता का मुखौटा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ड्राइंग रूम में मम्मी पापा के साथ पड़ोस में रहने वाले राकेश अंकल और एक अनजान दंपति को देखकर सुधा का चौंकना स्वाभाविक था। लगता है बिटिया ने मुझे पहचाना नहीं। अनजान सज्जन हंसे। सुधा ने उन्हें गौर से देखा। उसे पहचानते देर नहीं लगी कि ये तो रामचंद्र थे, जो चंद घंटे पहले उसके होटल में अपनी बेटी की शादी के लिए हॉल बुक कराने आए थे। उन्होंने बातचीत के दौरान उससे घर परिवार के बारे में पूछा था। सुधा ने उनकी सज्जनता के प्रभाव में काफ़ी कुछ बता दिया था। घर का पता सुनते ही उन्होंने कहा था कि स्टार टावर्स में तो उनके एक मित्र राकेश मित्तल भी रहते हैं और सुधा ने बताया था कि वे उसके पापा के भी अच्छे दोस्त हैं। सॉरी अंकल, सोचा नहीं था कि आपसे यहाँ और इतनी जल्दी मुलाकात होगी। अब तो मुलाकातों का यह सिलसिला चलता ही रहेगा। बिटिया, अभी चलते हैं, फिर आएंगे। रामचंद्र उठ खड़े हुए। फिर भी आ जाइएगा अंकल, मगर अभी तो बैठिए, सुधा आग्रह करते हुए बोली। आंटी से तो मेरा परिचय कराया ही नहीं। परिचय क्या? आंटी तो तुम्हारी पूरी जन्म पत्री ले चुकी हैं। क्यों? यह आराम से मोनिका जी और मनोज जी से सुनना। अभी हमें जाने दो, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उनके जाने के बाद सुधा ने देखा मेज पर परिवार की कई तस्वीरें बिखरी हुई थी। यह सब क्या है मम्मी? सब तेरा अपना किया धरा है सुधा, मम्मी का कोई कसूर नहीं है। मनोज ने कहा। मेरा किया धरा? मैंने क्या किया है? सुधा ने झुंझलाकर पूछा। रामचंद्र से बेहद शालीनता और विनम्रता से बातें। वह तो मेरी नौकरी का हिस्सा है मम्मी। सुधा ने बात काटी। मुझे तनख्वाह ही उसी की मिलती है और अभी जो रुकने को कहा वह आपका सिखाया शिष्टाचार है। खैर, वे यहाँ आए किस खुशी में थे? अपने इकलौते इंजीनियर बेटे सुधीर के लिए तेरा हाथ मांगने, और आपने फौरन देने का वादा कर दिया। सुधा चिल्लाई। वह लड़का देखने के बाद तेरी मर्जी पूछकर करेंगे। फिलहाल मिलने और लड़का देखने में हमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा। मनोज ने कहा। अगर लड़का अच्छा नहीं लगा तो मना कर देंगे। सुधा ने गहरी सांस ली। वह तो आप शायद नहीं करेंगे, क्योंकि सुधीर विनम्र और आकर्षक है। कल आया था हमारे होटल में हॉल देखने। हॉल के साथ ही उसने तुझे भी पसंद कर लिया और आज बात करने के लिए बाप को भेज दिया। मोनिका हंसी। उसने शायद मुझे देखा भी न हो, क्योंकि उसने आते ही मेरे सहकर्मी विकास से बात की थी। वह केवल बैंक्वेट हॉल को देखने और उसका किराया पता करने आया था और विकास से ज़रूरी जानकारी लेकर तभी चला गया था। उस समय मैं विकास की बराबर वाली सीट पर बैठी थी, इसीलिए मेरा उसे देखना या उसकी बात सुनना स्वाभाविक था। यानी लड़का तुझे पसंद आया। आप भी कमाल करती हैं मम्मी। होटल में मेरे साथ एक से बढ़कर एक स्मार्ट लोग काम करते हैं। 5 सितारा होटल में आने वाले सभी शालीन ही लगते हैं और मैं सबको पसंद करने लग गई तो हो गई छुट्टी। एक बात और, प्रोबेशन पीरियड में आप मेरी शादी की बात सोच भी कैसे सकती हैं? तेरे पापा ने तो रामचंद्र को यह भी बताया था कि अपने बेटे सौरभ की गैरहाजिरी में वे बेटी की शादी की सोच भी नहीं सकते और सौरभ अगले साल के अंत से पहले नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी कोई जल्दी नहीं है। पूरी बात बताओ ना मोनिका। रामचंद्र ने साफ कहा कि बेटी की शादी करने के तुरंत बाद बेटे की शादी करने लायक उनकी हैसियत नहीं है।
लेकिन लड़की अच्छी लगी, इसीलिए बात करने चले आए, इस उम्मीद से कि शायद हम कुछ समय बाद शादी करने के लिए मान जाएं। हमें वे सुलझे हुए लोग लगे, इसीलिए हमने उन्हें सपरिवार बुलाया है। लड़के की सुविधानुसार आएंगे वे किसी दिन। यह भी बता दिया ना कि मुझे उनके लड़के की सुविधानुसार जब चाहे तब छुट्टी नहीं मिलेगी। अपनी छुट्टी का दिन और घर आने का समय तो तू स्वयं ही उन्हें बता चुकी है। मोनिका और मनोज हंसने लगे। सुधा मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले सप्ताह रामचंद्र पत्नी और बेटे के साथ आए। सुधा को पापा से सहमत होना पड़ा कि सुलझे हुए लोग हैं। सुधीर ने उससे साफ कहा कि वह दहेज में कुछ नहीं लेगा और सुधा को अपने शौक उसकी या अपनी सीमित आय में ही पूरे करने होंगे। इकलौता बेटा है, इसीलिए माता पिता के प्रति उसके कुछ दायित्व हैं। उन्हें छोड़कर न तो वह ज़्यादा पैसे की लालच में विदेश जाएगा और न ही तरक्की के लिए किसी दूसरे शहर में। सुधा को इसी शहर में उसके माता पिता के साथ रहना पड़ेगा। दोनों ही शर्तें सुधा को मंजूर थीं, क्योंकि उसके माता पिता भी यह शहर छोड़कर जाने वाले नहीं थे। यहाँ रहते हुए वह बराबर उनका ख्याल भी रख सकेगी और सुधीर का संयुक्त परिवार होने से ज़रूरत पड़ने पर मम्मी पापा के पास आकर रहने में भी आसानी रहेगी। जल्दी ही दोनों की सगाई हो गई। सगाई के बावजूद सुधीर का व्यवहार बहुत सौम्य और शालीन था। वह सुधा को फ़ोन करता था, उससे मिलने आता और घुमाने भी ले जाता, लेकिन सुधा की सुविधानुसार। उसका कहना था कि प्रोबेशन पीरियड पूरे कैरियर की नींव है। अगर वह पुख्ता हो गई तो बुलंदियों को छूना मुश्किल नहीं होगा। सुधा का भी यही सपना था, होटल की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना। सुधीर जैसे समझदार जीवन साथी के साथ अब यह मुश्किल नहीं लग रहा था। सुधा के प्रोबेशन पीरियड पूरे होने से कुछ रोज पहले सीढ़ियों से गिरने के कारण मोनिका के दाहिने कंधे की हड्डी कई जगह से टूट गई। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद कंधे को जोड़ तो दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आराम और एहतियात बरतने को कहा था। मां के फ्रैक्चर की खबर सुनते ही सुधा की बड़ी बहन वसुधा भी आ गई थी। उसके रहते सुधा काम पर जाती रही, लेकिन वसुधा अपना घर और बच्चे छोड़कर कितने रोज तक रुक सकती थी। मोनिका तो पूरी तरह से वसुधा पर आश्रित थी। उन्हें सहारा देकर उठाना बैठाना, यहाँ तक कि एक खास अवस्था में लेटाना तक पड़ता था। पापा कितनी छुट्टी लेते और फिर माँ और घर दोनों की देखभाल उनके बस की बात नहीं थी। सुधा को छुट्टी तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन प्रोबेशन पीरियड पूरा होते ही वह नौकरी छोड़ सकती थी। इसीलिए उसने वही किया। मम्मी पापा ने तो नौकरी छोड़ने के लिए मना किया था, लेकिन सुधा के यह कहने पर कि नौकरी तो कभी भी दोबारा मिल जाएगी, लेकिन तीमारदारी में थोड़ी सी कोताही हो गई तो मम्मी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगी। वे गदगद हो गए। सौरभ और वसुधा ने भी उसकी बहुत तारीफ की और आभार माना, लेकिन सुधीर यह सुनते ही कि उसने नौकरी छोड़ दी है बुरी तरह भड़क गया। किसने कहा था तुम्हें लगी लगाई बढ़िया नौकरी छोड़ने के लिए? मेरी अंतरात्मा ने अपनी मम्मी के प्रति जो मेरा कर्तव्य बोध है, उसने। कर्तव्य केवल तुम्हारा ही है, तुम्हारे बहन भाई या पापा का नहीं। वसुधा दीदी घर और बच्चे छोड़कर जितना रुक सकती थी रुक गईं। सौरभ भैया स्कॉलरशिप पर पीएचडी कर रहे हैं, इसीलिए बीच में छोड़कर नहीं आ सकते, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करके पैसा भेज रहे हैं। तो उस पैसे से तुम्हारे पापा मम्मी के लिए ट्रेंड नर्स क्यों नहीं रखते? सुधीर ने बात काटी। नर्स तो है ही सुधीर, लेकिन उस पर नज़र रखने और मम्मी का मनोबल बनाए रखने के लिए परिवार के किसी सदस्य का हरदम उनके साथ रहना जरूरी है। और फिलहाल
यह काम मैं ही कर सकती हूँ। 5 सितारा होटल की नौकरी छोड़कर, नौकरी छोड़ने से पहले किसी से पूछा तो होता। ज़रूर पूछती। अगर कोई गलत काम कर रही होती तो मम्मी के बिल्कुल ठीक होने के बाद फिर नौकरी तलाश कर लूँगी। वैसे यह होटल भी दोबारा ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन उसी पोजीशन और तनख्वाह पर जिस पर तुम कल तक थी। सुधीर ने तर्क स्वर में कहा। अगर 6 महीने के बाद भी ज्वाइन किया तो लॉन्ग रन में जानती हो कितने का नुकसान होगा। सुधा का मन एक अजीब से अवसाद से भर उठा। कमाल का आदमी है, मानवीय संवेदना को पैसे से तोल रहा है, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। मम्मी के आईसीयू में रहने के दौरान सुधीर बराबर पापा के साथ रहा था और उन्हें सौरभ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसके घर वाले भी परिवार की तरह उन सबके लिए खाना लाते थे, मोनिका को तसल्ली दिया करते थे। मनोज और मोनिका बहुत खुश थे कि सुधा को इतना अच्छा घर वर मिला है। सुधा को लगा कि नौकरी में अनुभव होने के कारण शायद सुधीर को मालूम होगा कि नौकरी में वरीयता की क्या अहमियत है, मगर सुधा की वरीयता तो मम्मी की संतुष्टि और सेहत थी। सुधीर रोज ही शाम को मोनिका को देखने आया करता था, लेकिन उस रोज के बाद वह नहीं आया और न ही उसने फ़ोन किया। 2-3 रोज के बाद मोनिका ने पूछा कि सुधीर क्यों नहीं आ रहा है, तो सुधा ने उन्हें टालने को कह दिया कि काम में व्यस्त है। मोनिका को तसल्ली नहीं हुई और अगले रोज उन्होंने स्वयं सुधीर को फ़ोन किया। क्या बात है बेटा, तुम घर नहीं आ रहे हो? बहुत व्यस्त हो काम में? काम छोड़कर सुधा बैठ तो गई है आपके सराहने, सुधीर ने तल्ख स्वर में कहा। हाँ बेटा, रात दिन साई की तरह मेरे साथ रहती है, तभी कह रही हूँ कि तुम आ जाओगे तो उसका ध्यान बटेगा, हंस बोल लेगी तुमसे। उसके हंसने बोलने की तो आपको फिक्र है, लेकिन उसके कैरियर की नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है, उसे समझाकर भेज दीजिए काम पर। सुधीर के स्वर में व्यंग था या आदेश, मोनिका समझ नहीं सकी। सुधीर को शायद सुधा का नौकरी छोड़ना पसंद नहीं आया। मोनिका ने शाम को मनोज के घर लौटने पर कहा। शायद क्या, बिल्कुल पसंद नहीं आया, सुधा बोली। सुनते ही बौखला गया और लगा उल्टा सीधा बोलने। कुछ ऐसा ही हाल उसके पिताजी का भी हुआ था। मनोज ने हंसकर कहा। वे भी बौखला कर कहने लगे कि दुनिया में बहुत से लोग बाएं हाथ से काम करते हैं, मोनिका जी भी करना सीख लेंगी। उसके लिए सुधा का कैरियर क्यों खराब कर रहे हैं? सोचा नहीं था कि रामचंद्र जी जैसे सज्जन व्यक्ति ऐसी बेहुदा बात कर सकते हैं। जब उन्हें पसंद नहीं है तो तेरा काम पर लौटना ही मुनासिब होगा। सुधा, मोनिका ने चिंतित स्वर में कहा। काम पर तो लौटना ही है और जरूर लौटूंगी मम्मी, लेकिन तब जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, यानी मुझे अपने हाथ से बनाए पराठे खिलाकर काम पर भेजेंगी। और अगर मैं इस काबिल ना हुई तो क्यों नहीं होंगी? सुधा ने जिरह की। ऑपरेशन से हड्डियां बिल्कुल सही बैठा दी गई हैं, बस अब इंतजार है उनके जोड़ने का, और वे भी सही जुड़ जाएंगी अगर आप फालतू में हिलेंगी डुलेंगी नहीं। और उसकी चौकसी करने को मैं हूँ ही। ससुराल वालों की नाराज़गी की कीमत पर वे अभी मेरे ससुराल वाले नहीं हैं मम्मी, और न ही फिलहाल उन्हें मेरे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने का हक है। यह तो तू ठीक कह रही है बेटी, पापा ने बात काटी। नौकरी करना या छोड़ना एक नितांत व्यक्तिगत मामला है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो शौक के लिए नौकरी करती हैं, पैसों के लिए नहीं। यही नहीं पापा, बात भावनाओं को समझने की भी तो है। जो लोग हमारे हालात और मजबूरियों को नहीं समझ रहे, वे सज्जनता का मुखौटा लगाए संवेदनहीन लोग नहीं हैं क्या? सुधा ने पूछा। जहाँ पैसे का सवाल हो बेटा,
वहाँ मध्यम वर्ग के लोग भावुक होने की बजाय अक्सर व्यावहारिक हो जाते हैं। लेकिन अभी तो पैसा उनकी जेब से नहीं जा रहा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने आपको बताया था कि अपने काम के प्रति मेरी निष्ठा से प्रभावित होकर वे आपसे मेरा हाथ मांगने आए थे। फिर अब अपने कर्तव्य या माँ के प्रति मेरी निष्ठा से उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? सुधा ने फिर पूछा। कभी मौका देखकर सुधीर से पूछ लेना, मनोज ने टालने के स्वर में कहा। लेकिन रामचंद्र और सुधीर का व्यवहार उन्हें भी सामान्य नहीं लग रहा था और वे भी जानना चाहते थे कि कहीं उन लोगों ने सुधा के रूप गुण की अपेक्षा उसकी तगड़ी तनख्वाह से प्रभावित होकर तो रिश्ता नहीं किया था। उसके बाद सुधीर या रामचंद्र ने फोन नहीं किया। मोनिका चाहती थी कि उनसे संपर्क किया जाए, मगर सुधा नहीं मानी। परेशानी हमारे घर में है मम्मी, इसीलिए उन लोगों को हमारी खैर खबर पूछनी चाहिए और अगर वे लोग मेरी नौकरी छोड़ने से नाराज हैं तो भूल जाइए कि मैं उनकी खुशी के लिए आपके ठीक होने से पहले नौकरी ज्वाइन करूंगी। इसीलिए बेहतर है कि हम अभी चुप रहें, सुधा ने दृढ़ स्वर में कहा। मोनिका और मनोज सुधा से सहमत तो थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह सब ठीक नहीं लग रहा था और वे किसी तरह उन लोगों का हालचाल जानना चाहते थे। इसीलिए मनोज एक रोज राकेश मित्तल से मिलने के लिए उनके घर गए। कुछ देर राकेश से इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने रामचंद्र का जिक्र छेड़ा। यार क्या बताऊं, कंधा तो भाभी जी का टूटा, मगर उम्मीदें और दिल राम के परिवार के टूट गए। राकेश ने गहरी सांस लेकर कहा, असल में अपने मध्यम वर्ग को आदर्शवादी बनना रास नहीं आता। ईमानदारी से नौकरी करते हुए राम ने बच्चों को हैसियत से बढ़कर उच्च शिक्षा दिलवाई। लड़की की शादी में खर्च भी दिल खोलकर किया और यह फैसला भी किया कि लड़के की शादी में दहेज नहीं लेगा, किसी अच्छी नौकरी वाली लड़की को ही बहू बनाएगा। सुधीर भी अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित लड़की से ही शादी करना चाहता था ताकि घर में माँ की सत्ता बरकरार रहे और बीवी की तगड़ी तनख्वाह भी आती रहे। सुधा से मिलने के बाद परिवार को अपना सपना साकार होता लगा, लेकिन भाभी जी ने अपने कंधे के साथ ही उनका सपना भी चकनाचूर कर दिया। भाभी जी का कंधा तो खैर सही इलाज से जुड़ गया है, मगर राम के परिवार के सपने जुड़ने में समय लगेगा। वह क्यों? क्योंकि सुधीर को एक स्ट्रिक्टली कैरियर माइंडेड लड़की चाहिए। हालांकि इस बीच उसे सुधा से प्यार भी हो गया है, लेकिन उसे लगता है कि सुधा अपने कैरियर के प्रति नहीं, घर परिवार के प्रति अधिक समर्पित है। घर परिवार में तो परेशानियां आती ही रहेंगी, खासकर बाल बच्चे होने के बाद। इसीलिए सुधा जब तक छुट्टी लेकर या तो अपनी तरक्की के अवसर खराब किया करेगी या नौकरी छोड़ दिया करेगी, और यह सुधीर की तिकड़म योजना के अनुकूल नहीं है। मनोज ने बात काटी। बिल्कुल, मैंने समझाया है कि यह कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। प्रभुत्व वाले पद पर पहुंचने के बाद हर कोई प्रैक्टिकल हो जाता है। सुधा भी हो जाएगी, वह मेरी इस बात से तो सहमत है। सुधीर हो सकता है सहमत हो, लेकिन सुधा जैसी संवेदनशील लड़की प्रैक्टिकल होते हुए भी कभी भी सुधीर जैसे हृदयहीन व्यक्ति के तिकड़मे विचारों से सहमत नहीं होगी और न ही तालमेल बिठा पाएगी। मनोज ने घर लौटते हुए सोचा, और इसके लिए मैं और मोनिका कभी भी उस पर दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि नौकरी करना जरूरी है और पैसा कमाना भी जरूरी है, क्योंकि पैसे का जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन यह बात भी सही है कि पैसा रिश्तों से बढ़कर नहीं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।